नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। एनडीए में आंकड़ों का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं वो लगातार एनडीए में उनकी भर्ती होती जा रही है, उनकी एंट्री होती जा रही है। 2024 का जब ये चुनाव हुआ तो उस वक्त जो आंकड़ा था वो 293 का था, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है। बात अगर सिर्फ बीजेपी की करें तो ये आंकड़ा बहुमत से भी नीचे था, क्योंकि जितने आंकड़े की जरूरत बीजेपी को थी जीतने के लिए वो नहीं था। तो उसके बाद वो अलायंस के साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ा गया और फिर सारी चीजें हुई, तो उसकी वजह से 293 का जो आंकड़ा है वो हासिल किया और उसके बाद सरकार बनी। लेकिन अब एक बिल, परिसीमन बिल, जिसको लेकर के हम सभी ने देखा कि कैसे मॉनसून सत्र से पहले जब ये सत्र अप्रैल में शुरू हुआ था तो उस वक्त कितना घमासान हुआ। उस वक्त भी कहा गया था कि हम परिसीमन बिल लाएंगे, सीटों को बढ़ाया जाएगा, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, सीटें बढ़ानी है। अब 816 तक का जो आंकड़ा है, शायद इस सीट को लेकर के कहा जा रहा है कि 2029 में जब चुनाव होगा तो लगभग ये जो सीटें हैं ये हो जाएंगी आपकी 816। इस पर अब लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अप्रैल में भी जब ये सत्र शुरू हुआ था तब ये बिल गिर गया था। लेकिन उस वक्त भी जब ये बिल गिरा था तो उस वक्त परेशानी ये थी कि सरकार इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 का जो आंकड़ा था वो पेश नहीं कर पाई थी। अब होता यही है कि जब आप सदन में होते हैं तो आपको कोई बिल पास कराना होता है तो उस पर सबकी सहमति होनी जरूरी होती है। तो उस वक्त ये बिल गिरा। लेकिन आज जो गणित है एनडीए का वो लगातार लोकसभा के मामले में बढ़ता जा रहा है। अब यह है कि मॉनसून सत्र में अब परिसीमन बिल को पेश किया जा सकता है। अब इस बार के सत्र में हमने देखा एफसीआरए की बात हुई, एंटी पेपर लीक की बात हुई, अब परिसीमन की बात हो रही है, महिलाओं की सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है। और इन सभी के लिए बीच में ये खबर निकल कर आने लगी कि शायद जो है अब परिसीमन बिल पर एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, यानी कि 16 से 18 अगस्त के बीच में परिसीमन को लेकर के विशेष सत्र बुलाएंगे और उसके बीच में फिर यहाँ पर बात होगी, फिर सारी बात होंगी, बहस होंगी, सहमति होगी, असहमति होगी, जो भी होगा, लेकिन उस विशेष सत्र में बात होगी। लेकिन इस बारे में जब किरेन रिजिजू से पूछा गया, केंद्रीय मंत्री से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई विशेष सत्र का आयोजन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एनडीए लगातार अपने आंकड़ों पर काम कर रही है। आंकड़ों पर काम करेगी, सहमति मिल जाएगी, बिल अपने आप पास होगा, सदन से निकल जाएगा बिल, जैसे पिछली बार पेच फंस गया था। तो अब फिलहाल अगर हम बात करें वर्तमान की हाल की यथास्थिति की, तो वो ये है कि एनडीए के पास जो सांसदों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। अब हो ये रहा है कि जो लोग कभी एनडीए के विरोध में थे, घोर विरोधी थे, आज वो लोग भी एनडीए के समर्थन में। 2024 के तस्वीर पर अगर हम नजर डालें तो उस वक्त जब चुनाव जीता गया तो उस वक्त बीजेपी के पास 240 सीटें थी, टीडीपी 16 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटें, एलजेपीआर 5 सीटें और बाकी के जो सहयोगी दल थे उनकी कुछ सीटें जो थी वो सब मिलाकर के 293 सीटें होंगी। लेकिन अब उन 293 सीटों में अभी औपचारिक रूप से जब देखा जाएगा, क्योंकि अभी एक और बैठक, आप सभी को याद होगा, मंगल मिलन एक बैठक किया गया। उस मंगल मिलन का उद्देश्य यही था कि एनडीए के जितने सांसद हैं उन सबको बुलाया जाए। हालांकि इनमें से 3 सांसद जो हैं, जो अभी नए नए शामिल हुए हैं एनसीपीआई में, वो लोग यहाँ पर थे नहीं। तो फिलहाल टीएमसी से टूट करके जो 29 सांसद थे टीएमसी के, उसमें से 20 सांसद जो हैं वो आ गए आपके एनसीपीआई में। अब एनसीपीआई वो 75 रुपए वाली पार्टी जिसने कहा कि वो एनडीए को सपोर्ट करेंगी। तो अब आप देख लीजिए 293 सीटों में 20 और ऐड कर लीजिए। उसके बाद उद्धव गुट के सांसद टूटे तो 9 में से 6 सांसद आए, अब उसमें 6 सांसद और जुड़ गए, यानी कि 20 सांसद और प्लस 6 सांसद। तो जिस तरीके से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार अपने आप को 2/3 के आंकड़े के पास ले जा रही है। लेकिन इन सभी के बीच में ट्विस्ट अब तब आता है जब साउथ की बड़ी पार्टी द्रविडियन डीएमके, वो डीएमके जो चुनाव से पहले बोलती थी, जिसने पूरी तरीके से विरोध किया था, जिसके कहने पर इस परिसीमन बिल का विरोध हुआ था, जिन्होंने कहा कि साउथ में परिसीमन बिल किसी सूरत हाल में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साउथ में लिटरेसी रेट अच्छा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों ने यहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाई है। अब क्योंकि इस परिसीमन बिल का साफ तौर पर आधार ही यही है कि अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। अब ऐसे में हम अगर बात करें उत्तर भारत की, तो यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहां पर लोगों का जो आंकड़ा है वो ज्यादा हो जाएगा। साउथ की बात करें तो पॉपुलेशन कम है
तो वहां पर शायद प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। तो इसी बात पर साउथ को टेंशन थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास तो लोग ज्यादा हो जाएंगे, आपके हितैषी ज्यादा हो जाएंगे, हमारे पास लोग कम हो जाएंगे। और इसी वजह से पूरे इंडिया अलायंस ने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज वही, जब चुनाव खत्म हो चुका है तमिलनाडु में, तो वही डीएमके आज ये कह रही है कि हो सकता है, पहले देख लेते हैं क्या मामला है, अगर समर्थन करने लायक होगा तो हम कर लेंगे। अब डीएमके की नेता ने साफ तौर पर कह दिया कि पहले देखेंगे क्या है, उसके बाद इस बिल का विरोध करना है या समर्थन करना देखेंगे। यानी कि गाहे बागाहे ये समझा जा सकता है कि डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो भी एनडीए की तरफ आ जाएंगे। अब आप समझिए, 293 का आंकड़ा लोकसभा में, उसके बाद 6 सांसद उद्धव गुट के, फिर 20 सांसद आपके जो टीएमसी से टूट कर आए वो 26, और उसके बाद अगर ये डीएमके के भी 22 सांसद आ गए तो एनडीए के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। एनडीए जिस तरीके से काम कर रही है, हमने देखा, बहुत शांति से लगातार अपनी जो गाड़ी है उसको आगे खींचती हुई ले जा रही है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 293 के इस आंकड़े में जब 48 सांसद बढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कितने निकट वो धीरे धीरे इस 2/3 के आंकड़े के पहुंचते जा रहे हैं। और इन सारी बातों में यह समझ आता है कि परिसीमन बिल हो या कोई भी चीज हो, इसमें एनडीए जो आंकड़ों का खेल है वो ढंग से खेल रही है। और उसी में अब ये डीएमके जो है, अगर वो एनडीए के पास आती है तो इससे इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, तमिलनाडु में जब चुनाव हुए तो डीएमके जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ थी। अब इंडिया गठबंधन के साथ जब वो सरकार बना रही थी, कोशिश कर रही थी कि चुनाव जीता जाएगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन ऐसे में जब विजय थलापति की सरकार बनी तो उसको समर्थन सीधा कांग्रेस के पार्टी की तरफ से दे दिया गया। अब डीएमके को इस बात का दुख हुआ कि आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, आपने विधायक जीते, और आप उसके बाद सीधा आपने धोखा दे दिया, हम तो अलायंस में आपके साथ थे, आपने विजय थलापति की सरकार बनवा दी। अब इसी बात से इंडिया अलायंस में जो फूट हुई है तो उसका शायद जो फायदा है वो इंडिया गठबंधन से हटकर अब एनडीए को मिलने वाला है। और यही सब जो है अब सदन में देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये आंकड़े जो हैं, अब ये बहुत, इनकी जो मान्यता है शायद एनडीए के लिए है। और क्योंकि आंकड़ों का खेल भारत की राजनीति में हमेशा चलता रहा है, लोकसभा में जितने ज़्यादा आंकड़े होंगे उतने ज़्यादा मजबूत आप रहते हैं। आपको जो बिल लाना है उसको लाने में कहीं ना कहीं आपको समस्या इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो लोकसभा में फिलहाल हाल यही है कि डीएमके भी अब शायद एनडीए के समर्थन में उतर सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।